मैं गज़ल के खिलाफ नहीं हूँ। तसनीफ़ हैदर। गज़ल के बारे में बात करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम देखें कि गज़ल का मुताला बहैसियत मजमूई हमें क्या देता है। हम उस ज़माने से कुछ बाहर निकल आए हैं जहाँ उस्ताद अपने शागिर्दों को 200-500 गज़लें याद करने के लिए दिया करते थे। उन गज़लों को याद करवाने का मकसद ज़बान के साथ साथ गज़ल के उसूलों को घोल कर शागिर्द के ज़हन दिल में उतार देना होता था। मगर चंद शायरों को छोड़कर ऐसे हजारों शायर जिनसे हमारे पुराने तस्करे भरे हुए हैं, किस काम के हैं। मैं बहुत छोटी उम्र से देखता आ रहा हूँ कि उर्दू रिसालों में अफसानों, नज़मों, तनकीदी मज़ामीन वगैरह के साथ साथ गज़लें भी शाये होती हैं। इन छोटी बड़ी गज़लों से जो कि हमारे शायर लिखा करते हैं, आखिर फ़ायदा क्या है? अच्छा, फ़ायदा थोड़ा गैर ज़रूरी सा लफ्ज़ है। ये पूछना चाहिए कि उनकी तुक क्या है। रिवायत के तौर पर हर चीज़ को कबूल करना चाहिए, मगर रिवायती चीज़ों पर सवाल उठाते रहना और उनके बारे में सोचना ऐसा बुरा काम क्यों समझा जाए। गज़ल अपनी पूरी शक्ल में कोई चीज़ है ही नहीं। वो अपने अलग अलग शेरों से मिलकर तैयार होने वाली एक औंडी बेंडी सी कोई चीज़ है। हर शेर की पहचान उसका ख्याल है। हर ख्याल की हदबंदी उसके काफ़ी और रदीफ की वजह से होती है। मुझे ज़ाती तौर पर तो यही महसूस हुआ है कि आज तक कोई ऐसी गज़ल नहीं लिखी गई है जो मुकम्मल तौर पर अच्छी या बुरी हो। उसमें अगर 10 अशार लिखे गए हैं तो 4-5 अच्छे होंगे, 5 लिखे गए हैं तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। बाकी भर्ती के तौर पर लिखे जाने वाले ऐसे अशार होते हैं जो लाशऊरी तौर पर शायर को अशार का खला पुर करने के लिए और गज़ल की माला को पूरा पिरोने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए यह तो कहा जा सकता है कि इस गज़ल के इतने शेर अच्छे हैं और इतने बुरे। मगर चूंकि गज़ल अपने साथ तारीफ और वाहवाह का एक रिवायती ढोंग भी लपेटे चली आ रही है, इसलिए लोग हर शेर पर कलेजा चीर कर रख देने वाली आह और वाह निछावर किए जाते हैं। यहीं से शुरू होती है गज़ल के खिलाफ एतराज़ात की एक बरसात। गज़ल क्या करती है और क्या करती आई है। मेरे ख्याल में गज़ल पढ़ने और लिखने के कुछ ऐसे नुकसानात हैं जिन पर नज़र डालना और उनके ताल्लुक से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि शेर की हैसियत किसी लतीफ़े से ज़्यादा कुछ नहीं। दो मिसरों का एक शेर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चौंका या गुदगुदा सकता है। उसमें फ़िक्र के लिहाज से फैलाव नहीं होता, गिने चुने अल्फाज में अपनी बात कहनी होती है। बात भी ऐसी जो सुनने वाले के दिमाग पर ऐसा असर करे जिससे वो बस दिल पकड़कर बैठ रहे, या फिर किसी बात के ऐसे नए पहलू की तरफ इशारा कर दिया जाए जो सुनने वाले को चौंका दे। फिर उन बातों में भी आप पर गुज़िश्ता 300 बरसों की रिवायत का ऐसा असर है कि सनम, हिज्र, विसाल, दर्द, मजनू, सहरा गज़ल से पूरी तरह कभी दूर नहीं किए जा सकते। उर्दू के एक बिसियार गो शायर से जब इस बात पर कभी जवाब मांगा गया था तो उन्होंने एक इस्लामी खलीफा का कौल पेश कर दिया था कि बातें अगर दोहराई न जाती तो ख़त्म हो जाती। मगर गज़ल के ताल्लुक से समझना चाहिए कि ऐसी बातें जो मुस्तकिल दोहराई जाती रहें, उनके ख़त्म हो जाने में ही आफियत है। गज़ल पर दूसरा एतराज़ यह है कि उसका समाजी तब्दीलियों, इंसानी जहन के इर्तिक़ा व तनज़्ज़ुल से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। वो लकीर की फ़कीर है, उसके मसाइल और मामलात तयशुदा हैं। इसलिए दूसरी इसनाफ़ के मुकाबले में जब आप गज़ल का तर्जुमा किसी दूसरी ज़बान में करते हैं तो उसके शेरों की कलई खुल जाती है। तर्जुमा तो दूर की बात है, आप ज़रा कभी गज़ल के अच्छे से अच्छे शेर को आम अल्फाज में बयान करके देखिए। मालूम होगा कि बस यूं ही सी कोई बात है जिस पर इतना शोर मचाया गया है। मेरी राय में गज़ल में जो बड़ी सी बड़ी फ़िक्री गुंजाइश थी, गालिब उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। इसलिए मीर की 2000 गज़लों के मुकाबले में गालिब के मुतदाविल दीवान की 250 गज़लें फ़िक्री एतबार से ज़्यादा कारआमद मालूम होती हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर गज़ल ऐसी ही सस्ती और ओछी सिनफ़ सुखन है तो उसे इतनी शोहरत क्यों हासिल हुई है। इसकी वजह है इंसानी दिमाग का चीज़ों को आसानी के तौर पर ज़्यादा कबूल करना। आम तौर पर हमारा जहन उन बातों को जल्दी कबूल करता और पसंद फरमाता है जिनको समझने और जानने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बात सामने की हो, और फिर अगर उसको दो बराबर की बातों के दरमियान रख कर और सजा बनाकर पेश किया जाए तो वो और काबिल कबूल हो जाती है। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? अखबारों में लिखने वाले ऐसे बहुत से सस्ते राइटर आपको मिल जाएंगे जो निहायत मुख्तसर कहानियाँ लिखा करते हैं। उन मुख्तसर कहानियों में किसी भी बात को बस घुमा फिरा कर एक चुटकुले की शक्ल में ढाल दिया जाता है। अखबार में उनके लिए एक छोटी सी जगह मखसूस होती है। आप देखेंगे कि उन कहानियों को बड़ी दिलचस्पी और शौक के साथ पढ़ा जाता है, मगर ये कहानियाँ रोज़ पैदा होती हैं और रोज़ दम तोड़ देती हैं। इनकी कोई अदबी और फ़िक्री वक़्त नहीं है, ना इन्हें याद रखा जा सकता है। ऐसी कहानियाँ समाजी नाइंसाफ़ियों पर फप्तियाँ कसती हैं, सियासतदानों का मजाक उड़ाती हैं, चौंकाती हैं, हंसाती हैं और ज़रा सी देर को आपकी तवज्जो का दामन घसीटने में कामयाब हो जाती हैं।
मगर उनमें कोई फिक्री गहराई नहीं होती। आम तौर पर इस किस्म की कहानियां लिखने वाले मुताले से भी दूर ही रहा करते हैं। उनके लिए कामयाब तवील कहानियां जिनमें वसअत हो या किसी समाज की सकाफती आईनादारी का पोटेंशल हो, लिखना और पढ़ना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। ये छोटी और मुख्तसर कहानियां उन्हें काहिल और नाकारा बना देती हैं, और ठीक यही बात ऐसी कहानियों के क़ारीन के साथ भी पेश आती है। बात वही है कि चुटकुले गढ़ने या पढ़ने वाले लोगों से नॉवेलों के मुताले और तख्लीक दोनों की तवक्को गैर मुमकिन है। उनका दिमाग सतही चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। ठीक यही मामला हमारे यहाँ गज़ल के शायर और कारी दोनों के साथ पेश आया है। अब्दुल्ला हुसैन ने अपने एक ख़त में साक़ी फ़ारूक़ी को गाली देते हुए लिखा था कि उर्दू का शायर तवील चीज़ न लिख सकता है न पढ़ सकता है, वो बीच में ही हाँप जाता है। ये एक ऐसा जुमला है जो गज़ल और उसकी तहजीब पर एक ज़बरदस्त ज़र्ब की हैसियत रखता है। बात सोचने समझने वालों के लिए काफ़ी है। इस बात का गहरा एहसास उस वक्त होता है जब आप किसी तवील और अच्छे नावल पर बनी हुई फिल्म देखते हैं। मेरे साथ ऐसा वाक़या मार्कस ज़ूज़क के नावल द बुक थीफ को पढ़कर उस पर बनी हुई फिल्म देखकर पेश आया। जितना किताब ने देशभक्ति के नाम पर फैलाए जाने वाले खौफ व हिरास और लोगों में पैदा होने वाली बेहिसी को उजागर किया है, जिसके एक एक मंजर में आपको फ़ख्र और फ़ख्र की पैदाशुदा भयानक तस्वीर दिखाई पड़ती हैं। लीजल मिमिंगर, रूडी, हांस हुबरमैन, उसकी बीवी, यहूदी किरदार मैक्स वैंडनबर्ग, मेयर की बीवी जैसे किरदार, उनके जज्बाती और जहनी मामलात बारीकी से देखने और जानने का मौका मिलता है। किसी समाज में नफ़रत की नफ्सियात के पैदा होने पनपने के नुकसानात का अंदाज़ा होता है। वो सब के सब फिल्म देखते वक्त एक अजीब से बेहुदा मजाक में तब्दील हो जाते हैं। वजह यही है कि ऐसे वसी नावल को 2 या 1.5 घंटों के छोटे से कूजे में कैद कर देना तकरीबन नामुमकिन है। गज़ल पर 2 संजीदा किस्म के एतराज़ात और हैं। पहला तो यह है कि गज़ल ने तरकीब में उलझी हुई एक नकली तरह की ज़बान को इतना फ़रोग़ दिया है कि इस तेज़ रफ्तार ज़माने में भी रिवायती किस्म की गज़लें लिखने वालों की गर्दन और पीठ हमेशा झुकी हुई ही दिखाई पड़ती है। दूसरा एतराज़ यह है कि गज़ल ने उर्दू नस्र लिखने वालों को भी अच्छा खासा मौलवी बना रखा है, और वो भी इतना भोंडा कि उनकी ज़बान गज़ल के एक ऐसे चापलूस आशिक या किसी दरगाह के घिघियाते हुए मुजाविर की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसको कोई बात लिखते वक्त यही अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छी और शुस्ता शाइस्ता उर्दू लिखने के चक्कर में वो उस शख्स का मजाक बना चुका है जिस पर अपने कलम को घिसने की मेहनत कर रहा है। ऐसा एक जुमला मुझे हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ही उर्दू डिपार्टमेंट के एक शरारती तालिब इल्म ने दिखाया। एक साहब ने उर्दू के अच्छे खासे तंदुरुस्त प्रोफेसर के बारे में गज़ल वाली उर्दू में चने चबाते हुए जो कुछ लिखा, उसकी इब्तिदा यहाँ से होती है। प्रोफेसर फलां फलां साहब उर्दू दुनिया की एक नई अलिफ लैलवी शख्सियत हैं और उन्हें वाकई अजूबा रोज़गार कहा जा सकता है। आप देखिए, जब कोई शख्स गज़ल में नए मज़ामीन को भरने की कोशिश करेगा तो अव्वल तो उसके चेहरे को ही लकवा मार जाता है। दूसरे हमारे ऐसे गज़ल को शोर मचाने लगते हैं जिनको गज़ल में किसी भी तरह के तजर्बे से सख्त चिढ़ है। वो समझते हैं कि गज़ल को उसकी पुरानी शक्ल में महफूज रखा जाए। मालूम हुआ कि गज़ल ना हुई, अच्छा खासा इस्लाम हो गया कि जितना भी ज़माना गुजर जाए उसके कानून में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। इसके पीछे भी जो नफ्सियात काम करती है, उसमें नई शायरी के कबूल होते ही तरकीबों वाले शायरों को नज़रअंदाज कर दिए जाने का एक खौफ लाहक होता है। फिर बहुत से ऐसे नक्काद और ज़बानदां हैं जिनकी रोज़ी रोटी मीर की तशरीह व तफसीर में गुजर गई है। उनकी पूरी ज़िंदगी में ले देकर बस यही एक कमाल रह गया है कि वो मीर से लेकर दाग तक की ज़बान और उनके अल्फाज की मुख्तलिफ ताबीरें बयान करते फिरें। ये सारे कमालात सर आँखों पर, मगर इनका हमारी जहनी तरक्की से दूर का भी वास्ता नहीं। ऐसे लोग समाज में सोच विचार के रवैये को पनपने से रोकते हैं, बल्कि गज़ल की रिवायती और जामिद शक्लों की हिमायत ही इसलिए करते हैं ताकि उनको जिसकी वजह से काबिल दाना समझा जा रहा है, उस मौजू की पाक दामनी पर कोई हर्फ ना आने पाए। गज़ल का मामला किसी टटपुंजिया शायर के शेर की सच्ची ताबीर से ज़्यादा और कुछ नहीं। ज़माना है कि आगे बढ़ रहा है, तो 1400 बरस पीछे पलट जा। हिंदुस्तान में इन दिनों शायरी का बड़ा जोर है, जिसे देखिए गज़ल कहने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे आए दिन ऐसे लड़के लड़कियों के पैगामात भी मिलते हैं जिनमें ये सवालात पूछे जाते हैं कि आखिर गज़ल कैसे लिखी जाए, बहर कैसे सीखी जाए। ज़ाहिर है इन सवालों के पीछे शोहरत की वो हसीन चांदनी है जिसे गज़ल पढ़ने वालों से ज़्यादा गज़ल सुनने वालों ने फ़रोग़ दिया है। मुशायरे की 2 सदियों पर मुहित तारीख़ ने वाह वाह की ऐसी बूंदें पिलाई हैं कि अच्छे खासे अक्लमंद लोग ख़राब किस्म के शेर कहकर वाह वाही बटोरने की लालच में खुद को भोंडा बनाने पर तुले हुए हैं। यहीं पिछले 2 बरस में एक अजीब बात यह नज़र आई कि कोई साहब या साहिबा एक मुशायरा मुनक़िद करते हैं जिसमें यह शर्त होती है कि तमाम शायर शेरवानी पहनकर अपना कलाम सुनाएंगे। भाई, सवाल गज़ल की तहजीब की हिफाजत का है।
اب چاہے اس حفاظت میں ہماری سوچ اور مطالعے کی عادت یا تخلیقی صلاحیتوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، دو چار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ اسی وجہ سے اب اردو میں بالکل نئے لکھنے والے اچھی کہانیاں نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ یقین نہ ہو تو ایسے ناموں کی تلاش آج سے ہی شروع کر دیجئے، جواب خود بخود مل جائے گا۔